इकोनॉमी सिर्फ जीडीपी का नंबर नहीं होता। इकोनॉमी हर घर का रोज का महंगाई का बजट होता है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टेक अप टॉक्स में। मैं हूं अंकित गर्ग, आपका होस्ट। आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज ईरान अमेरिका ईरान वॉर हो, रशिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल डिपेंडेंसी एंड इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ। आजकल लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। क्या दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही है? क्या भारत 2047 का जो विजन है वो कभी अचीव कर पाएगा? इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट मिस्टर शरद कोहली सर। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन अ पॉडकास्ट। ये हमारे सौभाग्य है कि आज आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच अंकित, इट्स अ प्लेजर। इन्वेस्टेक हब टॉक्स के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन। आज दुनिया एक रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। आजकल हम सुनते हैं, बहुत सुनते हैं रिसेशन का वर्ड। चाहे वो अमेरिका ईरान का युद्ध हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, ग्लोबल टेंशन हो, आपको क्या लगता है कि हम रिसेशन की ओर बढ़ चुके हैं या आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो अपने आप को विकसित कहता है, वो तो ऑलरेडी रिसेशन में है। अब ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है आजकल के अपने आप को रिसेशन में बताना नहीं है। खतरनाक ट्रेंड है क्योंकि दिस कैन मिसलीड इन्वेस्टर्स, दिस कैन मिसलीड बिजनेसेस। यूरोप का ज्यादातर हिस्सा, अमेरिका स्वयं, जो वहां पर सिम्टम्स आ रहे हैं उससे साफ देख के पता लगता है कि वो रिसेशन में है। पर वो बता नहीं रहे, तो हम तो उसी को मानेंगे जो आंकड़े निकल के आते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स निकल के आते हैं। सो आई थिंक यस, ये जो प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स हैं, रशिया यूक्रेन को आज 4.25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और ईरान और यूएस इसराइल का जो युद्ध है उसको आज करीब करीब 5 महीने होने को आ रहे हैं, और अभी कुछ खत्म होने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। तो देखिए, एनी जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस डेफिनेटली पुशेस द वर्ल्ड टुवर्ड्स रिसेशन, क्योंकि इससे क्या होता है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाती हैं, करेंसी वैल्यूएशंस उथल पुथल हो जाती हैं। आप देख रहे हैं रुपया कमजोर हो गया, डॉलर बढ़ गया, डॉलर इंडेक्स बढ़ गई, और उसके अलावा नई इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती हैं, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स हिल जाती हैं, कमोडिटी मार्केट्स हिल जाती हैं। तो जब एक वर्ल्ड का जो जियो इकोनॉमिक बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, Yes, sir. तो जैसे ही वो बिगड़ेगा तो रिसेशन तो आना ही हुआ। उसमें रिसेशन इज एन आउटकम ऑफ मिसबैलेंसिंग ऑफ जियो इकोनॉमिक्स अराउंड द वर्ल्ड। सो यस, वी कैन से दैट द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन। अभी तक जो दुनिया का हिस्सा रिसेशन में नहीं भी है, वो भी अगर ये युद्ध ज्यादा चलता रहा तो वो रिसेशन में आ जाएगा। सर, जैसे आपने रुपया की बात की, आज हम देखते हैं रुपया 96 पहुंच चुका है। तो इसका इम्पैक्ट कैसे इकोनॉमी में पड़ता है और इसका कारण क्या है? क्या वो डोमेस्टिकली है या फिर इंटरनेशनल है? आज 96 पहुंच चुके हैं और कभी गिरता है कभी उठता है। तो इसके कारण क्या है? देखिए, जो रुपी का गिरना है बहुत सारे कारणों से होता है। अभी जो हाल में मेन कारण बना वो तो युद्ध की वजह से जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, बिकॉज इंडिया इज प्रिडोमिनेटली एन इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। अबाउट 87 to 88% हमारा जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से आता है, और उसकी हमें पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है। इनकी उनसे संधि है कि पेट्रो डॉलर्स में, यानी कि क्रूड ऑयल हमेशा डॉलर में ही ट्रेड होगा। ये उन्होंने, अमेरिका ने बहुत पहले से एक संधि करी हुई है। तो वो डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपया कमजोर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ 87-88% क्रूड इम्पोर्ट होता है। इसके अलावा हम चाइना से बहुत बड़ा इम्पोर्ट करते हैं, हमारे कंपोनेंट्स आते हैं, रॉ मटेरियल आता है, कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ये भी रीजन है। दूसरा रीजन इसका होता है कि हमारा जो ओवरऑल डेट है, जो फॉरेन डेट है, उसकी जो ब्याज चढ़ती रहती है, वो भी एक रीजन होता है। प्लस रुपी का बैलेंस रहता है अगर हमारे साथ में एक्सपोर्ट बढ़ते रहे, पर एक्सपोर्ट अभी स्टैग्नेंट है, $850 बिलियन के आसपास के हैं। इम्पोर्ट हमारा बढ़ रहा है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है अभी पिछले महीने का भी $30 बिलियन के आसपास का आया। सो आई थिंक दैट ट्रेड डेफिसिट इज वन रीजन। एक्सपोर्ट का अभी स्टैग्नेंट है ना, हालांकि वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन एक्सपोर्ट्स। जो एफटीएस वगैरह हुए हैं उससे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे आगे जाके, पर फिलहाल की बात कर रहे हैं। और इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है और क्रूड ऑयल बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जो फॉरेन से रेमिटेंसेस आती थी मिडिल ईस्ट में, जो लोग नौकरी करते हैं, उसको हम मनी ऑर्डर इकोनॉमी बोलते हैं। बहुत बड़ी $130 बिलियन से ज्यादा का पैसा वो लोग भारत भेजते हैं अपने घरों में, वो भी मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से कम हो गया। तो जो डॉलर का इनफ्लो और डॉलर का आउटफ्लो, तो जब इन दोनों में से आउटफ्लो बढ़ जाएगा तो वो जो है वो आपको कमजोर होता, रुपया कमजोर होता दिखेगा। सो दोज आर द रीजन। रुपया कमजोर होना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने देखा पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ₹7.5 बढ़े, वो इन्फ्लेशन को बढ़ाता है।
कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इनपुट कॉस्ट बढ़ा देता है, हम्म, फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो पेंट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें इस एनर्जी का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का इस्तेमाल होता है, बॉयलर्स हैं, जहां जहां भी एनर्जी यूज हो रही है, अगर एनर्जी हमारे लिए महंगी होगी, क्योंकि एनर्जी में हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो इससे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स प्रेशर में आते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट्स हिल जाती हैं, कंपनीज की ग्रोथ रुक जाती है, कंपनी की ग्रोथ रुकती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फर्क पड़ जाता है, नौकरियां कम निकलने लगती हैं, केपेक्स जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कंपनीज कम कर देती हैं, नई फैक्ट्रियां लगने से हिचकिचाती हैं, पुरानी फैक्ट्रियां एक्सपैंड करने से हिचकिचाती हैं। अच्छा, महंगाई बढ़ती है तो डिमांड गिरती है, डिमांड गिरती है तो हमारी इकोनॉमी करीब 60% जो है वो कंजम्पशन से बनती है, तो हमारी कंजम्पशन स्टोरी फिर इम्पैक्ट हो जाती है। जो 2 किलो सामान खरीदता था वो 1 किलो खरीदता है, क्योंकि उसके पास पैसा तो उतना ही है। तो आई थिंक रुपए का कमजोर होना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए केवल और केवल एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाता है, बाकी लगभग सभी क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाता है। सर जैसे अभी आपने एफटी की बातें की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और हमने देखा कि अभी 4-5 दिन पहले हमारा जो एफटीए, इंडिया यूके का एफटीए था, वो लागू हो गया। तो आम भाषा में आम नागरिकों का एफटी का मतलब क्या होता है और इससे हमारी इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा? देखिए, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कहते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, तो एक देश अपनी कस्टम ड्यूटी लगाता है, वो देश अपनी कस्टम ड्यूटी लगाता है, उसको अमेरिका में टैरिफ्स बोलते हैं। टैरिफ से अब लोग ज्यादा वाकिफ हो गए हैं, क्योंकि जी पिछले सर। साल इतना टैरिफ टैरिफ का गेम डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने खेला कि लोगों को टैरिफ मुंह पे चढ़ गया, तो वो अपने टैरिफ लगाते हैं, अपने टैरिफ लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो सामान यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल आपने यूके की बात करी जो 15 जुलाई से इफेक्टिव हुआ है, तो यूके में भारत का बहुत सारा सामान जाता है। लेदर गुड्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, फुटवेयर है, टॉयज हैं, प्लास्टिक का सामान, बहुत सामान यहाँ से जाता है। तो अब उस सामान पे अगर अमेरिका में, यूके में मान लीजिए एवरेज ड्यूटी 16-17% थी, 16% से 20% के हम्म, आसपास थी, तो नेचुरल बात है जो यहाँ से 100 रुपए की चीज जा रही है वो 117 की वहां पर हो जाएगी। तो हम उतना कॉम्पीट नहीं कर पाते थे। इधर चाइना क्या करता है, चाइना से माल सस्ता आता है, तो चाइना ने यूरोप और यूके की मार्केट कैप्चर की हुई है अभी। तो अब इन एफटीएस से क्या है कि जो चाइना+1 पॉलिसी जो लोग फॉलो करना चाहते हैं देश के, हमें चाइना के अलावा और भी कोई देश ऐसा होना चाहिए जो हमें सामान दे। कल को चाइना ने सामान नहीं दिया तो वो देश तो दिक्कत में खड़ा पड़ चला जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो वो भी चाहते थे कि कोई ऑल्टरनेट सप्लाई चेन एक बने, तो वो सप्लाई चेन भारत के रूप में उनको दिखाई दी। तो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहां दो देश इकट्ठे आके इस बात पे एग्री करते हैं कि हम आपके ज्यादातर सामान पे अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लेंगे, आप हमारे सामान पे कस्टम ड्यूटी मत लीजिएगा। दोनों देशों की सरकारें, कॉमर्स मिनिस्ट्रीज बैठती हैं, उसमें वो चीजें छोड़ दी जाती हैं जहां पर भारत का इंटरेस्ट है। जैसे हमारे कृषि आधारित इकोनॉमी है, एग्री ड्रिवन, तो अगर यूके से यहाँ पर फसल अनाज भी आना शुरू हो गया तो यहाँ तो किसानों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए एग्रीकल्चर को, जैसे यूएस से हमारा, हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हमने एक रेड लाइन बना ली कि हम इसको नहीं आने देंगे, तो वो चीजें छोड़ दी जाती हैं। बड़ा लंबे डिस्कशन चलते हैं महीनों तक। ईयू की आपने बात करी, ईयू का तो 20 साल डिस्कशन चलता हम्म, रहा, अब कहीं जाके उस पर कुछ बात आगे बढ़ी है, 27 जनवरी मदर को ऑफ हुआ। डील हमने साइन की है। हाँ, अभी भी वो लागू नहीं हुआ है, वो इस साल के एंड में या 2027 में लागू होगा, क्योंकि ईयू में 27 देश हैं, वो उन देशों के अपने अपने पार्लियामेंट हैं, अपने अपने कानून हैं, अपने अपने इंस्टीट्यूशन हैं, जहां से वो लोकल क्लियरेंसेस यानी कंट्री वाइड क्लियरेंसेस ले रहे हैं। बट इन प्रिंसिपल एज अ ब्लॉक ईयू का बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा एफटीए ईयू का था। 45 करोड़ की आबादी पूरे ईयू की, $20 ट्रिलियन की ईयू इकोनॉमी है, इसको देखते हुए भारत का सबसे बड़ा एज ए ब्लॉक भारत का ये एग्रीमेंट था। तो एफटीएस से क्या, आप जब सामान हमारे सामान पे 99% जैसे यूके की बात करें, तो भारत के सामान पे अब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो हम्म, इसका मतलब 99% गुड्स जो है वह बिना टैरिफ के पहुंच जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो चाइना से हमारा महंगा टैरिफ लगने की वजह से हो जाता था, अब वो प्राइस, मान लीजिए चाइना 110 पे दे रहा है, हमारे यहाँ 100 रुपए के सामान पे 16 रुपए उन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा दी, तो हमारा 116 का हो गया। तो लाजमी बात है कि वो तो आदमी 110 वाला लेगा। अब हमारा 100 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि 100 का 100 ही पहुंच जाएगा वहां पर, थोड़ी बहुत उसमें फ्रेट वगैरह ऐड होती है, तो वो भारत का सामान कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव होने से यहाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट के मौके बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट की वॉल्यूम बढ़ेगी। और एफटीए में खाली यही नहीं होता सामान के, एफटीए में इन्वेस्टमेंट दोनों देशों से आनी होती, वो होती है फ्री, जिसको हम मोबिलिटी कहते हैं, प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी होती है, यहाँ से प्रोफेशनल्स वहाँ नौकरी करने जाते हैं, उनके लिए वीजा में आसानी हो जाती है, वहां से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से वहां जा सकते हैं, पीपल टू पीपल मोबिलिटी जो है वो आसान हो जाती है।
इसके अलावा बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने आसान हो जाते हैं। देखा जाए इन्वेस्टमेंट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, पीपल टू पीपल मोबिलिटी हो गई, कुछ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स आसान हो जाती हैं। ये भी एक नया क्षेत्र होता है। तो मुझे लग रहा है ये सब चीजों में एफटीए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक अरेंजमेंट होता है। इनमें कुछ जगह तो इसका यहाँ भी नाम सीटा ही है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसे अलग अलग जगह कहीं इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, इस अलग अलग नाम दिए जाते हैं। बेसिकली उसको एफटीए कहते हैं। फ्री ट्रेड मतलब दोनों देशों में अब ट्रेड जो है वो फ्री रहेगा। वहां से जो यहाँ सामान आएगा, जैसे यूके से यहाँ पर स्कॉच विस्की आती है, ऑटोमोबाइल्स आते ऑटोमोबाइल्स हैं, आते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं जो भारत में बहुत पॉपुलर, पर अभी महंगे होने से वो उनके इतने बिक नहीं पाते थे, तो उनको भी बहुत बड़ी एक मार्केट मिल गई यहाँ पर। इतनी बड़ी 140-45 करोड़ की हमारी आबादी, जिसमें करीब 65-70 करोड़ की तो मिडिल क्लास है। अमेरिका से डबल हमारी खाली मिडिल क्लास है। बहुत बड़ी मार्केट है ये। तो उनको भी हम उनके 93% सामान जो है उस पे हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, हमारे 99% सामान पे वो ड्यूटी नहीं लगाएंगे। सो इस तरीके से एग्रीमेंट कर देते हैं। तो इससे गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म बना देती है। अब इसका फायदा उठाना, इसका लाभ उठाना लोगों के ऊपर है, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर है। आपके लिए एक एग्रीमेंट कर दिया, अब आप वहां जाके कितने अपने सामान की मार्केट ढूंढ पाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट उसमें भी मदद करती है, ट्रेड फेयर्स होते रहते हैं, ट्रेड एग्जीबिशंस होती हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय एक्सपोर्टर्स को जाके अब यूके में अपनी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, फेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने सामान को वहां पर डिस्प्ले करना चाहिए। ना आई एम श्योर दे विल स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, और धीरे धीरे भारत का ईयू का जो है व्यापार, अभी जो इंडिया ईयू का टोटल ट्रेड है करीब 48 बिलियन पाउंड्स के करीब है। इसको हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो करीब 60-65 बिलियन डॉलर होता है। एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। आई थिंक दिस ट्रेड विल ग्रो फ्रॉम हियर, क्योंकि अभी इसी लेवल पे इतना है, तो जब फ्री ट्रेड हो गया तो आप देखिए किस लेवल पर जा सकता है। सो सर, आज हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है। इंडिया ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ हम ये भी सुनते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या क्या चैलेंजेस आज हम फेस कर रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए अभी तो हम फोर्थ लार्जेस्ट नहीं है, हम अभी फिफ्थ, कभी सिक्स, कभी फिफ्थ, क्योंकि यूके और जापान, जब से रुपया कमजोर हुआ, क्योंकि नापा डॉलर में जाता है 4 ट्रिलियन, आपने कहा 4.15 के आसपास हमें। अगर शायद रुपया इतना कमजोर नहीं हुआ था तो हम फोर्थ लार्जेस्ट पहुंच गए थे, फिर हम आपसे सरक के सिक्स पे आ गए, सिक्स पे आ गए फिर थे। सिक्स से अब फिफ्थ पे आ गए। हाँ जी। तो जापान और यूके के साथ हम नेक टू नेक चल रहे हैं। वो जैसे जैसे करेंसी वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो आगे पीछे होते हैं। चलिए फिफ्थ मान लेते हैं। तो आई थिंक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें, पर हमारे यहाँ जो आबादी ज्यादा है। अगर आप यूके जापान से कंपेयर करें, यूके की आबादी मुश्किल से 70-75 मिलियन के आसपास है, हमारे यहाँ 1.4 बिलियन के आसपास है। तो क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमारी लो है, तो हमारे यहाँ जीडीपी का इतना बढ़ना सबको एक जैसा बेनिफिट नहीं देता है। कुछ लोग हैं जो जीडीपी का बहुत फायदा उठा जाते हैं, ग्रोथ का। कुछ लोग हैं जो कम फायदा उठाते हैं, कुछ लोग बहुत कम उठाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं उठाते हैं। तो इसलिए इसलिए भारत में जीडीपी लगातार 8-8.5% से अगर 15-20 साल तक बढ़ती रहे, तब हम, मुझे लगता है जो देश में समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, अमीरी और गरीबी के बीच में जो गैप है, रिच आर वेरी रिच, पुअर आर वेरी पुअर, तो वो समस्याओं का समाधान पहुंचाने के लिए शायद इसीलिए मेरे ख्याल भारत सरकार ने 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। क्योंकि आप जब एक डेवलप्ड नेशन कहते हैं तो डेवलप्ड नेशन में बेरोजगारी ना के बराबर होती है। मैं तो नहीं कहता बिल्कुल नहीं होती, फिर भी अमेरिका में और डेवलप्ड नेशन में भी आपको बेरोजगार दिखेंगे, पर ना के बराबर बहुत कम होती है। इसी प्रकार गरीबी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हालांकि थोड़ी बहुत गरीबी रहती है नाम मात्र की। तो आई थिंक टू बी एबल टू रीच देयर वी हैव टू कंसिस्टेंटली ग्रो एट अबाउट 8.5%। हमें अगले 20-21 साल में हमें ऐसे ग्रो करना पड़ेगा। और भी चैलेंजेस देश के सामने, एजुकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है अंकित, बिकॉज गांव में स्कूल है, वो छप्पड़ में बढ़ाते हैं मास्टर जी खड़े होके, वो बोर्ड पे काले वाला बोर्ड है, टूटा फूटा छप्पड़ है, बारिश का पानी गिर रहा है, टीचर्स पूरे हैं नहीं, और बच्चे भी कितना वो पढ़ रहे हैं, कितना फिर बच्चे को स्कूल छोड़ के घर बैठ जाते हैं। एक शहर में स्कूल है, एयर कंडीशन स्कूल है, फॉरेन एजुकेटेड टीचर्स हैं, आपके सिंपोजियम सेमिनार्स होते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, आपका को करिकुलम बहुत स्ट्रांग होता है, पढ़ाई लिखाई भी उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की दी जाती है। सो आई थिंक ये जो एजुकेशन में गैप है गांव और शहर में, और शहर के भी पब्लिक स्कूल्स में, वो गैप नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि छोटा सा बच्चा जो स्कूल डाला जाता है उसकी कोई गलती नहीं है, वो मासूम है, उस बच्चे को क्या पता मुझे कहाँ डाल दिया है।
तो ये जो अपॉर्चुनिटीज की उपलब्धि है, अवेलेबिलिटी, उसमें जो बच्चों के लिए कमी है, एक गांव का बच्चा बेचारा उसी में पढ़ के अपना 12वीं पास करके आगे पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, वहीं किसी कॉलेज में चला जाता है। एक शहर का बच्चा, उसको उसके पेरेंट्स वहां भेज देते हैं, लंदन भेज देते हैं, यूएस भेज देते हैं। तो नेचुरल है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाती है कमाने की, वो पैसा ज्यादा कमा पाता है। और ये गांव का बच्चा बेचारा, कोई कोई निकल जाता है, ऐसा नहीं, पर ज्यादातर बच्चे तो फिर वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। राइट सर। तो आई थिंक एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये दो बड़े चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने। अगर हम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को, अगर वो हम गांव और शहर की या मैं ये कहूँ पब्लिक स्कूल्स और बाकी स्कूल्स की, भाई मैं इसमें गवर्नमेंट स्कूल को भी ले रहा हूँ उसी कैटेगरी में, मुझे लगता है पब्लिक स्कूल्स और नॉन पब्लिक स्कूल्स का जो एजुकेशन का लेवल है, अगर हम उस गैप को भर दें और सबको एक जैसी एजुकेशन मिले, सबके स्कूल भले ही एयर कंडीशन ना हो, पर एटलीस्ट टीचर्स सबको क्यूरिकुलम, सीरियसनेस, डिसिप्लिन वैसा ही अगर मिलेगा, तो हम फिर विकसित भारत तक हम जल्दी, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ यूथ इन आर, 65% आबादी हमारी अंकित 35 साल से कम की है। अगर हम इस यूथ को डिविडेंड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो विकसित भारत वाला जो सपना है आजकल वो सीजेबी थोड़ा प्रोटेस्ट कठिन भी हो चल रहा जाएगा। है हाँ, इसी को लेके। हाँ, वो कठिन हो जाता है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ अटेंशन नीड्स टू बी पेड टू स्किल डेवलपमेंट एंड दिस गैप इन द एजुकेशन। वो तो खैर चल रहा है, ये नीट वीट में पेपर लीक वगैरह, वो एक अलग मुद्दा है। पेपर लीक हो गए, नहीं होने चाहिए, तो किसी भी हालात में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक हो, कुछ बच्चे प्रभावित हो जाएं, कुछ बच्चों को इसी कारण से सुसाइड करना पड़ा या जो भी है, वो एक अलग मुद्दा है। मैं अभी बेसिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि जो बेसिक एजुकेशन में, मुझे जब छोटा सा बच्चा जो 2.5 साल का 3 साल का स्कूल जाता है, उस बच्चे को समझ नहीं है, जहां उसके माता पिता उसको डाल आते हैं, वो तो चुपचाप बैठ जाता है, जाके 1-2 दिन रोता है, फिर वही मन लग जाता है उसका। तो वो जो वहां पर, मुझे लगता है वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। उस बच्चे को अपॉर्चुनिटीज और एक शहर वाले बच्चे को, दोनों को अपॉर्चुनिटीज बहुत फर्क हो जाता है। एन इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर अ कंट्री। सर आजकल हम देखते हैं अमेरिका ईरान कन्फ्लिक्ट हो गया और रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, इन वॉर से और ग्लोबल टेंशन वगैरह, तो इनसे इंडिया की इकोनॉमी कैसे इन्फ्लुएंस होती है? जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हो गया था तो हमने एलपीजी के दाम बढ़ा दिए थे, फिर मोदी जी ने भी कहा कि गोल्ड को कम कंज्यूम करो। तो आप इसे कैसे इम्पैक्ट देता है और लॉन्ग टर्म पे और हमारी इकोनॉमी पे? काफी इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज वी आर प्रेडोमिनेंटली एनर्जी इंपोर्ट इकोनॉमी। हम लोग अपना 88%, जैसा मैंने बताया, क्रूड बाहर से लेते हैं, 60% के आसपास गैस हम बाहर से लेते हैं। तो ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा रास्ता बंद हो जाता है, तो नेचुरल हमारी सप्लाई चेन प्रभावित होती है, वो इम्पैक्ट होती है। उससे यहाँ पर रेट बढ़ते हैं, इंटरनेशनली जब प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे लिए भी बढ़ते हैं। तो दो दिक्कतें खड़ी होती है, एक तो हमें प्राइस का सामना करना पड़ता है, बढ़ी हुई प्राइसेस का। दूसरा, हमें सप्लाई का सामना करना पड़ता है, जैसे एलपीजी का आपने बताया, लाइन लग गई थी गैस के डिपोज पर, और गैस की शॉर्टेज महसूस होने लग गई थी, और गवर्नमेंट को अलग अलग किस्म के रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ गए। यूएस और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इसका बहुत ही फार रीचिंग इम्पैक्ट है। भले ही हमसे ये युद्ध 2,500 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर दूर हो रहा है, बट इट इज हैविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अस, बिकॉज जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से रुपया कमजोर होता है, तो रुपया कमजोर होता है तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो देखिए $700 बिलियन से ऊपर का था, अभी वो गिर के $650 बिलियन के आसपास आ गया, बिकॉज वी आर पेइंग मोर। इसीलिए मोदी जी को आना पड़ा कि भाई, आप, ही वांटेड टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज। उनको सोना ना खरीदो, आप बाहर में डेस्टिनेशन वेडिंग्स मत करो, आप पेट्रोल डीजल की खपत कम कर दो, आप वर्क फ्रॉम होम करो, वर्चुअल क्लासेस करो, एंड सो सो फोर्थ। सो आई थिंक इट वाज ऑल टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर, अनफॉर्चुनेटली दुनिया इस समय डॉलर की गुलाम है। 60-70% दुनिया डॉलर की गुलाम है, और डॉलर जिसके पास नहीं है, वो तो उसका दिवालिया निकलने की नौबत आ जाए। आपने देखा पाकिस्तान का कई बार हाल हो चुका है, बांग्लादेश, श्रीलंका, दे हैव लिटरली गॉन इनसॉल्वेंट बिकॉज ऑफ नो फॉरेन एक्सचेंज। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भारत पर सीधा इम्पैक्ट डालता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था, आपने देखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई तो 6.9 से घटा के भारत की जीडीपी 6.6 कर दी। और अभी तो ये मानसून की और भी मार है, 23% मानसून डेफिशिएंट है, कम है इस बार। तो भारत जैसी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में अगर मानसून कम होता है, तो मैं समझता हूँ भारत की बहुत बड़ी आबादी जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, लगभग 60% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर, एंड इफ द मानसून इज शॉर्ट बाय 20-23%,
ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू इफेक्ट जो अभी खरीफ सीजन है जिसमें कॉटन आता है, दालें आती हैं, चावल आता है, ये फसलों को उगाने में दिक्कत आएगी, बहुत पानी मांगती है। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द इकोनॉमी। और एक तरफ युद्ध है तो भारतीय अर्थव्यवस्था अब सारी की इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो एक जगह जब इम्पैक्ट होता है तो दूसरी जगह उसका इम्पैक्ट आता ही आता है। सो हम लोग हालांकि अपने आप में एक दुनिया है, हम लोग कंजम्पशन पे चलते हैं, 60% इंडियन इकोनॉमी इज कंप्राइजिंग ऑफ कंजम्पशन, बट स्टिल यू हैव टू डिपेंड ऑन सो मेनी थिंग। इवन कंजम्पशन के लिए हमें बहुत सारी चीजें बाहर से मंगानी पड़ती हैं और इससे महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है तो आपको पता है जीडीपी की रफ्तार, पैसा महंगा होगा, बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो उससे जो है आपकी जीडीपी की रफ्तार फिर कम होने लगती है। सर जैसे अभी हमने जापान के साथ एक डील किया, उसमें हमने इंडियन रुपी और येन में हमने डील किया, और आजकल हम सुन रहे हैं डी डॉलराइजेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जैसे हमने इंडिया और येन की करेंसी में डील किया, इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, और क्या जैसे हम डी डॉलराइजेशन करेंगे क्या रुपी स्ट्रांग होगी, कैसे हम देखते हैं? देखिए डॉलर के का गुलाम मैंने आपको कहा कि दुनिया है, करीब 60 से 70% जो है इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। 70% से भी ज़्यादा जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं दुनिया के वो डॉलर में है। तो डॉलर का दबदबा है, डॉलर की दादागिरी है, डॉलर की सुप्रीमेसी है, बल्कि मैं कहूँ तो डॉलर की गुंडागर्दी भी है, क्योंकि दे यूज डॉलर एज अ वेपन। वो डॉलर को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं और दूसरी करेंसी जब भी लाने की बात होती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बहुत स्ट्रांग रिएक्ट करते हैं। तो आई थिंक डी डॉलर पर ये भी सच है अंकित के डी डॉलराइजेशन इज द ट्रूथ, और वो अल्टीमेटली होने वाला है। और हम्म। मुझे लग रहा है कि दुनिया भर की करेंसीज एक दूसरे से ट्रेड करने लगेंगी। उसका सिर्फ ये होगा कि उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन अभी डॉलर के थ्रू होती है। अब उसका तरीका ये रहेगा कि जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड होगा उसको गोल्ड स्टैंडर्ड, ये पहले हुआ करता था 1971 से पहले, तो गोल्ड स्टैंडर्ड हो सकता है वापस आ जाए। और जिस प्रकार से अमेरिका पॉलिसीज बना रहा है, जिस प्रकार से अमेरिका युद्ध में है, और जो राष्ट्रपति ट्रंप के अजीब किस्म की अप्रोच है, बयान आते हैं, अटपटी सी बातें कई बार सुनाई देती हैं, उसको देख के लग रहा है कि अब लोगों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे से जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है। पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग द अमेरिकन इकोनॉमी एज मच एज दे वर ट्रस्टिंग अर्लियर। हम्म। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने वहां पर जो निवेश किया हुआ था अमेरिका में, उनकी ट्रेजरी में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में, उसको निकाल लिया है बहुत बड़ी मात्रा में, और निकाल निकाल के उन्होंने गोल्ड खरीद लिया है। तो आई थिंक एज आई सेड द ट्रस्ट ऑन द अमेरिकन इकोनॉमी इज ग्रेजुअली फेडिंग अवे। और जैसे जैसे ये कम होगा तो अपने आप आपको डॉलर का जो रुतबा है वो कम होते दिखाई देगा। उसी को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। जैसे इंडिया इंडिया के इस समय करीब 20-25 देशों से रुपी ट्रेड है, तो वहां पर रुपी में ट्रेड होता है, उनकी करेंसी या हमारा रुपी, बीच में कोई डॉलर नहीं होता है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और जैसे जैसे देश का रुपी दुनिया में एक्सेप्टेबल होता जाएगा, रुपी स्ट्रांग भी होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि डॉलर पे जो निर्भरता है, डॉलर पे जो ये डिपेंडेंस है, वो कम हो जाएगी। सर आजकल मेक इन इंडिया बहुत जोर शोर से चल रहा है। हम देखते हैं पीएलआई स्कीम भी लॉन्च की, स्टार्टअप इंडिया भी स्कीम शुरू हुई, वो एनडीसी भी हुआ। सो इससे भारत की इकोनॉमी में तो कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या और क्या हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं, या और हम इसे चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को कैसे हम इसे टैकल करेंगे? देखिए बन चुके हैं तो नहीं कह सकते अभी हम। आई थिंक दैट मेक इन इंडिया जो 2015-16 में वो एक लायन बनाया गया था, मशीन पुर्जों से बना हुआ, वी आर ऑन कोर्स। शायद जो स्पीड होनी चाहिए थी उस स्पीड से तो हम नहीं कर पाए, कुछ क्षेत्रों में किया है। मोबाइल फोन्स हैं उसमें हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है। डिफेंस में पिकअप कर रहा है अब इंडिया के 30-40 हज़ार करोड़ हम्म। के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो गए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत सारा अब हम सामान बना रहे हैं। तो वी आर ऑन कोर्स, पर अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि अभी लगता है कि बहुत लंबा जाना है। अगर आपको कुछ चाइना मुझे जाने का मौका मिला कई बार। चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग ही लेवल की है, वो दुनिया की फैक्ट्री ऐसे ही नहीं कहलाता है। वहां पर वाकई में आप एक एक फैक्ट्री, एक जगह है वहाँ ग्वांगझाओ, आप वहाँ जाएं तो आप पूरे दिन में उस फैक्ट्री को पैदल चल के भी पार नहीं कर सकते हैं। और जितने लोग उसमें काम करते हैं, आप एक लोगों की खाली अगर शक्ल भी देखना चाहें तो आप नहीं देख पाएंगे, इतने लोग। सो आई थिंक दे आर टू फार अहेड ऑफ अस इन दिस रिगार्ड। हम लोग उस तरफ अग्रसर हैं, पर इसमें ना मुझे लगता है इसमें ना राज्य सरकारों का बहुत बड़ा रोल है, जो क्योंकि फैक्ट्री लगेंगी तो कहाँ लगेंगी, स्टेट्स में लगेंगी, तो उस हम्म। स्टेट की गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि वो अपने ऐसा माहौल बनाए कि फैक्ट्रियां ज्यादा से ज्यादा लगे। और दूसरा स्टार्टअप्स की आपने बात करी, स्टार्टअप्स मैन्युफैक्चरिंग में कम आ रहे हैं अंकित।
ओके सर। स्टार्टअप ज्यादातर एग्रीगेटर्स बन रहे हैं, कोई टेक बेस्ड ऐप निकाल रहे हैं। आई एम स्टार्टअप मेंटोर आल्सो। मैं 200 के करीब स्टार्टअप मेंटोर करता हूँ, उसमें से लगभग 160 के आसपास सिलिकॉन वैली में है, यूएस में। तो ज्यादातर स्टार्टअप्स आते हैं, वो कोई टेक बना ली, कोई कोई मेड्स को इकट्ठा कर रहा है, कोई खाना इकट्ठा कर रहा है, कोई पार्किंग इकट्ठा कर रहा है, कोई एम्बुलेंस इकट्ठा कर रहा है, कोई 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 कुछ कर रहा है, कोई ग्रोसरीज को इकट्ठा कर रहा है, कोई मूवी टिकट्स इकट्ठा कर रहा है, कोई। सो बट आई थिंक मेरे दिल के करीब जो स्टार्टअप है, जो फ्यूचरिस्टिक, हालांकि उसमें वैल्यूएशन कम आती है क्योंकि इन वालों में वैल्यूएशन फटाफट आ जाती है, तो इट अट्रैक्ट्स मोर फंडिंग एंड ऑल दैट। पर मेरे दिल के करीब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप उसमें से कोई भी चीज, ये हमें जो इस समय सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा। तो आप उसमें से कोई भी एक आइटम उठा के, एक कमरे की, 2 कमरे की फैक्ट्री लगा के, घर के एक गराज में कहीं भी कोई छोटी सी जगह लेके वो काम आप शुरू करें। उसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब हम चाइना से सामान नहीं मंगा पाएंगे, क्योंकि चाइना थोड़ा शरारती है और उस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, सब जानते हैं। जब तक आ रहा है आ रहा है, पर कोई भी ऐसा दिन हो सकता है जब चाइना आर्म ट्विस्टिंग कर दे। और आपके यहाँ सब पीछे अभी हुआ था कुछ महीने पहले, फर्टिलाइजर भेजना बंद कर दिया उन्होंने, लिथियम भेजना बंद कर दिया, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में, तो उनका काम रुक गया। इधर फर्टिलाइजर की वजह से किसानों को दिक्कत हो गई। डीएपी एक आता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो आना बंद हो गया। तो आई थिंक यू नो द स्टार्टअप शुड पिक अप एनी आइटम और उसको यहाँ बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसकी फिर धीरे धीरे कॉस्ट कम करे, क्वालिटी इंप्रूव करे। सो मुझे लगता है मेक इन इंडिया, जब तक यूथ इसके साथ नहीं जुड़ेगा, जो 35 साल से कम के लोग हैं, अभी जो इंडस्ट्री है, पहले इंडस्ट्री उसने एक और लगा ली, फिर उसने कहीं दूसरी जगह फैक्ट्री लगा ली, अपना शेड बड़ा कर लिया। इस तरीके से इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन देख रहे हैं। जो रियल मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैंने चाइना में देखी, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूथ को आगे आना पड़ेगा। तो जब तक युवा, क्योंकि वो यूथ, अब दिक्कत क्या है कि यूथ खाली वैल्यूएशन देखते हैं, स्टार्टअप वाले, उनको तो वैल्यूएशन एंड एग्जिट चाहिए, कि आज आपने काम शुरू किया, 3-4 साल बाद उसमें 50 करोड़, 100 करोड़ किसी के गले में माला टांग के और आप चल पड़े। दिस इज व्हाट स्टार्टअप। बट स्टार्टअप, आई फील बिजनेस इज अबाउट प्रॉफिट्स, पर नाउ बिजनेस इज बिकम अबाउट वैल्यूएशंस। यस सर, सो आई थिंक इफ यू लुक एट बिजनेस ओनली फ्रॉम वैल्यूएशन परस्पेक्टिव, तो इसीलिए इतने स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 75% ऑफ द स्टार्टअप डू नॉट सक्सीड। तो दैट इज यू नो अ ट्रेंड विच नीड्स टू बी चेंज। तो जब तक युवा स्टार्टअप्स मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगे, तब तक आई फील दैट वो मेक इन इंडिया को पूरी फायर पावर जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिले। पहले से बहुत बेटर है बहुत चीजें। अब तो हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं, और जल्द आपको सिविल एयरक्राफ्ट भी बनता दिखेगा। शिप बिल्डिंग यहाँ हो रही है, बना सब कुछ रहे हैं, स्टील है, एल्यूमिनियम है, ड्रोन्स में भी बना हम। सब कुछ रहे, ड्रोन्स भी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। पर जितना अभी कंट्री में पोटेंशियल है, उतना अगर हम सारा पोटेंशियल यूज हो जाए तो हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। चाइना कैन बी लेफ्ट फार बिहाइंड, अगर हमारे जो युवा हैं वो अगर इससे जुड़ जाते हैं तो। सर थैंक यू सो मच सर, आपने हम अपना समय हमें दिया, और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझा हमने, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमने सुना, हमने एफटीए के बारे में सुना समझा कि एफटीए क्या है। और उम्मीद करता हूँ आज की बातचीत से युवाओं को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और एक नया पर्सपेक्टिव देखा होगा कि इकोनॉमी के और एक पर्सपेक्टिव से। एंड thank you so much sir बस joining. प्लेजर। थैंक यू And सो मच। if you like our show, so like, share, comment, and until the next time, thank you so much. प्लेजर।